इस पूरी शिक्षा नीति 2020 को ही खारिज करती हूँ। सबको शिक्षा से बेदखल करने का और चंद मुट्ठी भर लोगों को ही शिक्षा तक सीमित रखने का ये दस्तावेज है। एक एक वाइस चांसलर 2-2, 3-3 यूनिवर्सिटीज़ को देख रहे हैं। चॉइसेस देने के नाम पे दरअसल ये शिक्षा को ही छीन लेने का काम कर रहा है कि हमें समावेश की ज़रूरत नहीं है। हमें इस समय सबको बराबर और एक जैसी शिक्षा देने की ज़रूरत है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन से जुड़े सैकड़ों विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पहुंचे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बताया कि प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रोल बैक कराना है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी गिरिराज सिंह राठौर ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों और दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर उमा से बात की। देखिए बातचीत के दौरान का अंश। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन एक प्रोटेस्ट कर रहा है। प्रोटेस्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रोल बैक को लेकर, जो अभी तक पूरी तरह से लागू भी नहीं हुई है। उस पर अभी से रोल बैक को लेकर प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गए हैं। इसी को लेकर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मैम मौजूद है। मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम उमा है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विवाद तो इसकी शुरुआत में ही हो गए, लेकिन अभी ये पूरी तरह से लागू भी नहीं हुई है। उससे पहले ही रोल बैक को लेकर के ये भारी प्रोटेस्ट और ये डिमांड, क्या दिक्कत क्या है मैम? देखिए, इस समय यहाँ पर देश भर के 25 विश्वविद्यालयों और 15 राज्यों से सैकड़ों विद्यार्थी छात्र छात्राएं यहाँ मौजूद हैं और ये सभी लोग ये दिखाने, ये बताने, ये जाहिर करने आए हैं कि ये देश कितना डाइवर्सिटी लिए हुए ये देश है और कोई भी ऐसी शिक्षा नीति जो छात्रों के हक में आ रही है, शिक्षा समुदाय से जुड़ी हुई है, बिना उनसे राय मशवरा किए, बिना आपने संसद में बहस कराए, आपने जिस तरीके से असंवैधानिक तरीके से इस नीति को लागू कर दिया, जो हमारे ही संविधान की जो समवर्ती सूची का उल्लंघन करता है। ये बात कि अब ये देश जो है वो कई राज्यों से मिलकर बना है ना, तो हर आपको शिक्षक समुदाय, छात्रों से, राज्यों से बिना आपने बहस मुबाहिसा किए, बिना राय मशवरा किए अभी तो लेकिन 2030 तक ये बताया जा रहा है कि लागू होगी और राज्यों से तो बातचीत होगी ही ना, स्टेट से भी बातचीत होगी, सेंटर अपनी मर्जी से ये सब। आप इसके बारे में थोड़ा सा और मुझे लगता है कि जानकारी आपको होनी चाहिए कि तमिलनाडु ने भी इस नीति का पूरी तरह से इसको रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो राज्यों से इस बारे में कोई सलाह मशवरा नहीं ली गई है और इस नीति को कैबिनेट से पास कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसलिए इकट्ठा हैं कि हम इसके स्टेक होल्डर्स हैं। हम शिक्षा में बतौर शिक्षक, बतौर छात्र हम मौजूद हैं, तो हमारी बात को सुना जाना चाहिए। अगर हम किसी शिक्षा से जुड़ी हुई नीति का विरोध कर रहे हैं तो उसके पीछे तर्क दे रहे हैं और उस तर्क को बिना सुने आप किसी नीति को अगर बेतहाशा बस लागू करते चले जाएंगे तो इसके परिणाम जो आएंगे उसके प्रति हम यहाँ अपना कंसर्न जाहिर करने आए। मैं पॉइंटर्स की अगर बात करूँ तो पॉइंट टू पॉइंट क्या क्या वो चीज़ें हैं जिनसे आपको विरोध है, जो आपको लगता है कि शिक्षा नीति से हटाई जानी चाहिए या फिर उन्हें अपडेट किया जाना चाहिए? देखिए, मैं इस पूरी शिक्षा नीति 2020 को ही खारिज करती हूँ। एक पूरी शिक्षा नीति 2020 को खारिज करती हूँ और इसके बहुत सारे, इसके लगभग 50 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ। मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है जो आप ले सकते हैं मुझसे। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते पिछले दिनों हमने जिस चीज़ को सबने महसूस किया है, जो सबसे बड़ा बिंदु है, वो है कि ये शिक्षा नीति जो है पूरी तरह से ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने वाली बात करती है। खुद प्रधानमंत्री ने अपने आकलन में ये बात कही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पूरा जो केंद्रीय बिंदु है वो ऑनलाइन एजुकेशन है। तो ऑनलाइन एजुकेशन इस देश में जो इतना, आप समझिए, इतना यहाँ पर गरीबी है, इतना लोग विषम परिस्थितियों में यहाँ पर किसी तरह शिक्षा तक पहुँच पाते हैं, आप उनको कौन से संसाधन आप देने जा रहे हैं? क्या आप उनको ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की सुविधा, स्मार्टफोन या लैपटॉप या कंप्यूटर, किस तरह से आप उन तक पहुँचाएंगे?
जिस देश में मतलब ये नियम मैं आपसे बता रही हूँ कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक का नियम है, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं जहाँ सैकड़ों छात्रों पर 5 फैकल्टी है, वो भी एडहॉक है। अभी यहाँ पर बहुत सारे छात्र मौजूद हैं जिन्होंने ये बात कही। बिहार के भीतर ऐसी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके वाइस चांसलर तक एडहॉक हैं। एक वाइस चांसलर 2-2, 3-3 यूनिवर्सिटीज़ को देख रहे हैं। तो जहाँ वाइस चांसलर एडहॉक है, जहाँ शिक्षक एडहॉक है, वहाँ शिक्षा के प्रति नज़रिया भी एडहॉक होता चला जा रहा है। हम यूजीसी को भी हटाया जा रहा है। यूजीसी के तो अभी आप जिस तरीके से उस पूरी मैंने कहा ना, पूरी शिक्षा व्यवस्था में जो कुछ भी खूबियां हैं, मजबूतियां थी, उनको लगातार कमज़ोर करने और उसे लगातार एक तरह से कॉरपोरेट और मुनाफे की ओर ढकेलने की कोशिश हो रही है। आपको नहीं लगता, क्योंकि इस नई शिक्षा नीति में स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि जो छात्र हैं, जो बडिंग स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेजेस में अभी जाएंगे, प्रवेश लेंगे, उनको और स्कूल से ही स्किल डेवलपमेंट जो है वो एक सब्जेक्ट बना दिया जाए और न सिर्फ थ्योरी पर बल्कि प्रैक्टिकल पर भी ध्यान दिया जाए, ये कुछ अच्छी बात है? देखिए, ये पूरा जो स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल स्टडीज़ की बात है, मैं आपको बहुत साफ और आसान शब्दों में बताना चाहूँगी कि ये हमारे देश में लगातार जो एक पूरा वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को ख़त्म करने की मुहिम चली, उसमें हमें कुछ हद तक हम आगे भी बढ़े, लेकिन आज भी वो सामंती व्यवस्था हमें हमारे समाज में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे देखने को मिलती है। एक ऐसे देश में एक इस तरह का सिस्टम देना जहाँ पर एक ही स्कूल में एक स्टैंडर्ड एजुकेशन होगा और एक हायर एजुकेशन होगा, मतलब एक अच्छा उच्च शिक्षा दी जाएगी एक ही स्कूल में, एक तो वहाँ वोकेशनल स्टडीज़ जो है वो क्या करने का काम करें। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर आप बच्चों को कुम्हार बनने, लोहार बनने, बढ़ई बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आप जानते हैं कि कोई भी जो अपर मिडिल क्लास का जो पेरेंट है वो अपने बच्चे को कुम्हार या बढ़ई बनने नहीं भेज रहा है, मोची बनने नहीं भेज रहा है। लेकिन मैडम सभी वाइट कॉलर जॉब्स करेंगे तो फिर डू यू थिंक दिस इज प्रॉब्लम? मेरा इन पेशों के प्रति कोई डिग्रेड मैं इनको नहीं मान रही हूँ। मैं शिक्षा की बात कर रही हूँ कि शिक्षा का मतलब है कॉमन एजुकेशन सिस्टम, कॉमन स्कूल सिस्टम। ये तो बच्चों पर होगा ना, वो जो करना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पर सारे जितने शिक्षक मौजूद हैं वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि चॉइसेस देने के नाम पे दरअसल ये शिक्षा को ही छीन लेने का काम कर रहा है। ये एकलव्य बनाने का काम कर रहा है कि अर्जुन तो क्लासरूम में बैठकर पढ़ेंगे और एकलव्य से कहा जाएगा कि तुम खिड़की के बाहर खड़े हो जाओ और देख लो तुम में कितनी कुव्वत है कि तुम बाहर खड़े खड़े भी जितना सीख सको वो तुम्हारे ऊपर है। अच्छा, इससे ये भी लग रहा है, क्योंकि अभी मैं जो मंच पर प्रोफेसर थे उन्हें सुन रहा था, उन्होंने बोला हिंदुत्व के नाम पर भी, तो यहाँ पर आइडियोलॉजी का भी डिफरेंसेस ऑफ आइडियोलॉजी, और इसके साथ साथ क्योंकि ये नज़र आ रहा है कि शिक्षकों में भी दो धड़े हो चुके हैं। कुछ शिक्षक सपोर्ट कर रहे हैं इस एजुकेशन पॉलिसी का और काफ़ी शिक्षक हैं जो इसके विरोध में आ रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षकों का इसके विरोध में ही है और लगातार इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों की तरफ से किया जा रहा है। जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, हम कहते हैं कि वो तर्क दें अपने कि आखिर वो कौन से तर्क है। देखिए, सबसे बड़ा तर्क आता है समावेशी शिक्षा। तो मैं एक शिक्षक होने के नाते मैंने संविधान भी पढ़ा है और इस शिक्षा नीति को भी पढ़ा है। इस शिक्षा नीति में लगातार समावेशी शब्द का, इंक्लूसिव का शब्द का इस्तेमाल लगातार किया गया है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर अपने मूल चरित्र में ये समावेशी शब्द एक असंवैधानिक शब्द है। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि हमारा संविधान कहीं समावेश की बात नहीं करता है, वो बराबरी की बात करता है, वो समानता की बात करता है, सबके लिए एक जैसी शिक्षा, केजी से लेकर पीजी तक, है ना। केजी में पढ़ने वाले एक छोटे बच्चे से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट और उसके बाद रिसर्च तक सबको अच्छी मुफ्त शिक्षा, स्कॉलरशिप वाली शिक्षा मिले। लेकिन ये तो हीफा की बात कर रहा है, ये तो लोन की बात कर रहा है, ये कौन सी समावेशी है? तो समावेशी का मतलब यहाँ पर ये है, इस शिक्षा नीति को जब मैं पढ़ती हूँ तो इसका मतलब आप एक गैर बराबरी को बना के रखेंगे और फिर उसमें आप समावेश करेंगे, सबको थोड़ा इनको भी दे दो, थोड़ा उनको भी दे दो। पर हम बतौर शिक्षक, बतौर अकादमिक ये चिंता जाहिर कर रहे हैं कि हमें समावेश की ज़रूरत नहीं है। हमें इस समय सबको बराबर और एक जैसी शिक्षा देने की ज़रूरत है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की। पर ये लग रहा है ये प्रोटेस्ट को देख करके कि ये एंटी एनईपी से ज़्यादा एंटी बीजेपी हो रहा है। देखिए, अब आप इसको जो रंग देना चाहें दे सकते हैं, क्योंकि हम लगातार प्रोफेसर आपकी बात यहाँ से मैं इसका जवाब देना चाहूँगी कि
इस देश में अगर आप आज 1 किलो चीनी भी खरीदने जा रहे हैं ना, बस का टिकट खरीदते हैं, पंखा चलाते हैं, हर चीज़ का जो दाम है वो कहाँ से तय हो रहा है? वो राजनीति से तय हो रहा है, संसद से तय हो रहा है। तो यहाँ पर भी एक संसद चल रही है, छात्रों की संसद है ये, जिसमें हम समर्थन के लिए आए हैं। और अगर इस देश की राजनीति हमारे ऊपर कोई नीति थोप रही है तो उसका जवाब भी राजनीति से दिया जाएगा। लेकिन फ़र्क इतना है कि वो कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों की राजनीति है, चंद मुट्ठी भर पूंजीवादी जो पूंजीपति घराने हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने की नीति है, उनको मुनाफा पहुंचाने की नीति है। और हम जिस लिए यहाँ पर इकट्ठा हैं, जिस राजनीति के लिए इकट्ठा हैं, वो इस देश के गरीब मेहनतकश जो खेत मजदूर हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके घरों में रहने वाले। आपको लगता है कि नई शिक्षा नीति से लॉन्ग टर्म पर आइडियोलॉजी चेंज की कोशिश हो रही है? देखिए, आइडियोलॉजी इस देश में क्या, कहीं भी आप चले जाइए आइडियोलॉजीज रहेंगी और यही इस देश की खूबसूरती है। दिक्कत ये है कि ये शिक्षा नीति उन डाइवर्सिटी को ख़त्म करने की बात करती है, यूनिफॉर्मिटी की बात करती है, जो दूसरा सबसे प्रॉब्लमेटिक शब्द है। 2 सवाल। जो देश इतना डाइवर्स हो वहाँ आप कोई एक जैसी चीज़ कैसे ला सकते हैं? एक जैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, एक जैसा कपड़ा, एक जैसा शिक्षा, ये सब कैसे हो सकता है? आपको इस देश की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए कोई नीति बनानी चाहिए, जो ये नीति नहीं है। 2 सवाल और हैं। आपने बिहार की बात की कि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक वाइस चांसलर हैं जो संभाल रहे हैं, और बिहार से लगा हुआ राज्य है बंगाल। अभी ममता बनर्जी ने विधानसभा में वो एक कानून लेकर के आई हैं कि अब राज्यपाल वाइस चांसलर नहीं होंगे यूनिवर्सिटीज़ की, मुख्यमंत्री खुद होंगी। अब ये देखिए, अभी इस समय हम बंगाल में क्या चल रहा है, मैं उस पर अभी अपने आप में उस कैपेसिटी में बात। शिक्षा से ये मैम ये असर देखिए, ये नीति इस बंगाल वाले मसले पर मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगी कि उस पर क्या अभी मेरे को ये सही लगता है। मैं अभी इस पर बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं अभी यहाँ पर आपसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे बात कर रही हूँ। स्टेट्स में क्या चल रहा है, तब तो हमें सारे स्टेट्स में शिक्षा को लेकर इस समय एक सुगबुगाहट है, सब पर बात करनी होगी। लेकिन अभी हम यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बात कर। बंगाल ऐसा पहला राज्य है, तमाम राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, लेकिन बंगाल ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर मुख्यमंत्री खुद ही वाइस चांसलर बनना चाह रही हैं। हाँ, तो ये तरीका ठीक नहीं है, गलत है। मैं नहीं मानती हूँ कि मुख्यमंत्री को वाइस चांसलर होना चाहिए। मुख्यमंत्री की अपनी जिम्मेदारियां हैं जो राजनीतिक उनका है। निश्चित तौर पर एक राज्य के भीतर जितने विश्वविद्यालय वहाँ संसाधन पहुँच रहे हैं, नहीं पहुँच रहे हैं, वहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा सुरक्षा मिल रही है कि नहीं, उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही है कि नहीं, ये देखना एक मुख्यमंत्री का सुपरविजन करना ये जिम्मेदारी है। पर वाइस चांसलर, शिक्षक, तो निश्चित तौर पर ऐसे ही लोगों को होना चाहिए जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। एक आखिरी सवाल, अब इस स्टूडेंट पार्लियामेंट के बाद आगे क्या? इस स्टूडेंट पार्लियामेंट के इसमें आइसा जैसे छात्र आंदोलन ने आज ये दिखा दिया है कि जिन बहसों को लेकर, जिस दस्तावेज़ को लेकर हम सेमिनार रूम्स में बहस कर रहे थे, लगातार आर्टिकल्स लिख रहे हैं, अखबारों में लिख रहे हैं, टीवी न्यूज़ चैनल्स पर बात कर रहे हैं, छात्रों ने ये दिखाया है कि ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले में स्कूलों, छोटे महानगरों के विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस से लेकर गांवों और छोटे शहरों और छोटे नगरों तक के कॉलेजेस तक इस आंदोलन का विरोध पहुंच रहा है। और कहाँ तक लेकर जी, कहाँ तक ये विरोध और लेकर के? बिल्कुल, इस दस्तावेज की वापसी ही एकमात्र उद्देश्य है। नई शिक्षा नीति 2020 दरअसल नेशनल एक्सक्लूजन पॉलिसी है ना, सबको शिक्षा से बेदखल करने का और चंद मुट्ठी भर लोगों को ही शिक्षा तक सीमित रखने का ये दस्तावेज़ है। शिक्षा को मुनाफाखोरों के हवाले करने का दस्तावेज़ है, जिसका विरोध यहाँ से शुरू ही नहीं हुआ, ये उस पूरे आंदोलन में एक पड़ाव है। और निश्चित तौर पर ये आंदोलन, ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वापस नहीं लिया जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर उमा जी, जिन्होंने ये साफ तौर से कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक ये जो विरोध है ये जारी रहेगा और यही जो है इनका अंतिम उद्देश्य है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर से आइसा जैसे संगठन, जिन्हें वामपंथ से जोड़ा जाता है, और पश्चिम बंगाल जो कि वामपंथ की बहुत बड़ी भूमि है, वहाँ पर जो हो रहा है, ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री होने के बावजूद वाइस चांसलर बनने की कोशिश करती नज़र आ रही हैं, उसको लेकर के यहाँ से विरोध भी नज़र आया है। साफ तौर से ये भी कहा गया है
कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश का पहला राज्य है पश्चिम बंगाल जहाँ पर मुख्यमंत्री खुद वाइस चांसलर बनने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के साफ तौर से यहाँ पर प्रोफेसर्स और छात्रों का यही कहना है कि इसमें बदलाव होना चाहिए और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये वापस ही ले ली जानी चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी शिक्षा नीति को आईसा के लोग गलत बताते हैं। हालांकि इसको लेकर के छात्रों और शिक्षकों में भी धड़े बटे हुए हैं और कुछ लोग जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का समर्थन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 तक लागू कर दी जाएगी और क्योंकि इसका कानून संसद से पास हो चुका है तो अब राज्यों के साथ समन्वय बनाकर केंद्र की सरकार इसे लागू करने की कोशिश करेगी। गिरिराज सिंह राठौड़, जनहित टाइम्स, दिल्ली। दिल्ली से गिरिराज सिंह राठौर की रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।